की जय। भारत माता की जय। साथियों, लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा, ये भारत का मस्तक, 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। ये धरती वीरों के लिए है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री ने आज सबको चौंका दिया, अचानक लेह पहुंच गए। तो आज की बात लेह से ललकार, इस बार चीन से आर पार। कुछ बातें जो सबको नोटिस करनी चाहिए प्रधानमंत्री की इस विजिट से। अचानक पहुंचे लेह, किसी को नहीं पता था। तैयारियां लेह के प्रशासन में सैनिक स्तर पर तैयारियां इस हिसाब से की गई कि शायद रक्षा मंत्री आने वाले हैं, पर कल शाम को कहा गया रक्षा मंत्री नहीं जा रहे हैं, बाद में कभी जाएंगे। और आज सुबह अचानक बगैर किसी को बताए प्रधानमंत्री खुद 7 बजे दिल्ली से उड़ते हैं और 8:30 बजे के आसपास लेह में लैंड कर जाते हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। शी जिनपिंग सोच भी नहीं सकते हैं कि वो बीजिंग से निकले और इधर भारतीय सीमा के पास LAC के पास आकर अपने सैनिकों से मिल लें। आज तक किसी भी, शायद ही किसी, अगर मैं करेक्ट हूँ, शायद ही कोई चीन के प्रमुख ने इस LAC का दौरा किया हो, जबकि भारत की सरकारों की तरफ से इंदिरा गांधी भी जा चुकी है और नरेंद्र मोदी तो अपने प्रधानमंत्री काल के दौरान 2-3 बार ऑलरेडी लेह का दौरा, लद्दाख का दौरा कर चुके हैं। मेरा ये कहना है कि सरप्राइज एलिमेंट दिया, दुश्मन को सीधे ललकारा, जो वो कहते हैं कि आंख में आंख डालकर बात करते हैं, लगभग वही स्थिति पैदा करने की कोशिश की। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ऑन ग्राउंड जाकर वहां पर जो अधिकारी मौजूद हैं, जो वो उस पूरी LAC की रक्षा कर रहे हैं, खासकर लेफ्टिनेंट जनरल हरजिंदर सिंह का नाम लूंगा, जो कोर कमांडर लेवल की बातचीत में चीन के अधिकारियों के साथ बैठते हैं, उनसे ब्रीफिंग ली, उनसे प्लानिंग समझी, उनसे रणनीति समझी कि किस तरीके से चीन के साथ भारत की सेना क्या बातचीत कर रही है, कैसे उसको डिसएंगेज करने की बात कर रही है, कैसे वहाँ पर जो शस्त्र जमा हो गए उसको कैसे कम किया जाए LAC पर, उसको समझने की बात की जा रही है। चीन क्या शर्तें लगा रहा है, भारत की क्या कंडीशंस है, इस आधार पर जाकर खुद भारत का प्रधानमंत्री ऑलमोस्ट बॉर्डर पे जाकर बातचीत, वहाँ की जो सबसे बड़ी कोर है 14 कोर लेह की, उसका जो मुखिया है लेफ्टिनेंट जनरल हरजिंदर सिंह, उनसे ब्रीफिंग लेते हैं, उनसे पॉइंट समझते हैं। आप समझ सकते हैं अधिकारियों की जो प्लानिंग है, अधिकारियों का जो मोराल है, वो कितना ऊंचा हुआ होगा कि प्रधानमंत्री खुद आके हमसे बात कर रहा है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पूरे विजिट के दौरान उन्होंने गलवान में जो 20 हमारे सैनिक जो थे, जो शहीद हुए, जो चीनी सेना के सामने, और उस वारदात के दौरान, उस घटना के दौरान जो सैनिक घायल हुए, उनसे जाकर मुलाकात की, उनसे अस्पताल में मिले जाके, और फिर आने के बाद वहाँ मौजूद भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और ITBP के जो सैनिक हैं, जो अधिकारी हैं, जो इस वक्त तैनात हैं, उनको संबोधित किया, उनके जज्बे को सलाम किया, उनके हौसले को सलाम किया। पूरा देश उनके पीछे खड़ा है, इनको बार बार समझाया, क्योंकि अंत में जितनी प्लानिंग अधिकारी लेवल के लोग या दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री स्तर के लोग या नेता बना लें, लेकिन एग्जीक्यूशन का काम, उस प्लानिंग को ज़मीन पर उतारने का काम, यही फ्रंट पे खड़े हुए सैनिकों को करना पड़ता है। अगर सैनिक मजबूती के साथ, मजबूत हौसले के साथ नहीं उतरेंगे तो ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। तो उन सैनिकों का भरोसा, विश्वास जीतना बहुत ज़रूरी है, जो सबसे आगे अग्रिम मोर्चे पर खड़े हैं। और याद रखिए, ये लड़ाई चीन से है, जो इसके बारे में कहा जाता है, माना जाता है कि हमसे कहीं ज़्यादा आधुनिक हथियार उसके पास हैं, कहीं ज़्यादा आधुनिक तकनीक उसके पास है हथियारों के संबंध में, कि हमको मात दे सकता है। 1962 की लड़ाई हमको याद रखनी चाहिए कि चीन ने हमको वहाँ पे मात दे दी थी, तभी हम अपने मुराल को बना सकते हैं चीन को मात देने के लिए। इसीलिए उन सैनिकों का भरोसा और विश्वास जीतना जरूरी था। और जो प्रधानमंत्री ने इन सब के बाद वहाँ चीन के, आप कह सकते हैं कि देहरी पे खड़े होकर, चीन के मुहाने पे खड़ा होकर जो कुछ कहा, वो सीधे सीधे चीन को ललकार थी। लेह से ललकारा, इस बार चीन से आर पार। सुनिए प्रधानमंत्री का यह बयान। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए अवसर है और
विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई हैं। विस्तारवादी नीति को लेकर चीन पर हमला किया नरेंद्र मोदी ने, जो बहुत कुछ साफ कहता है कि चीन सिर्फ एलएसी पर आकर हमको तंग नहीं कर रहा है। वो उस तरफ अगर जाएं तो जापान के साथ उसका लफड़ा चल रहा है, उसका ताइवान के साथ इशू चल रहा है, वो हांगकांग में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। अभी 2 दिन पहले खबर आ गई थी कि रूस के एक इलाके को लेकर चीन के एक पुराने किसी हिस्टोरियन ने दावा कर दिया कि वो चीनी इलाका था। तो चीन अपनी देश के आसपास जितनी सीमाएं लगती हैं, समुद्री सीमा हो, थल सीमा हो, उन सब में अपने आप को बढ़ाना चाहता है, खींचना चाहता है, अपने देश की बाउंड्रीज को बड़ा करना चाहता है। और जब से शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने हैं और उन्होंने अपने आप को संविधान में संशोधन करके परमानेंटली राष्ट्रपति घोषित कर दिया है, तब से स्थिति ज़्यादा विकट होती जा रही है, तब से ज़्यादा स्थिति चीन के पड़ोसी मुल्कों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है। इसीलिए जिस विस्तारवादी रुख नीति पर चीन और शी जिनपिंग का चीन चल रहा है, उसको दुनिया में कहीं कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जितने तानाशाह आए आप देख सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, और जिन्होंने अपने देश की बाउंड्रीज़ को एक्सपैंड करने की कोशिश की, विस्तारवादी नीति को अपनाने की कोशिश की, अंत में उन सबको मानवता का दुश्मन माना गया, शांति का दुश्मन माना गया। और यही बात खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज लेह से ललकार कर कही है। चीन का नाम नहीं लिया, उस पर भी बात करूंगा जो कांग्रेस पार्टी मुद्दा उठा रही है, लेकिन पहले इस विजिट को लेकर जिस तरीके से चीन का नाम लिए बगैर कहा, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया अपने इस भाषण में, आक्रांता, आक्रमणकारी। सुनिए उस बात को। आप उसी धरती के वीर हैं जिसने हजारों वर्षों से अनेकों आक्रांताओं के हमलों को, अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम, और ये हमारी पहचान है, हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। तो जब प्रधानमंत्री आक्रमणकारी बोल रहे हैं चीन को, तो आप समझ सकते हैं कि जिस चीन को लेकर ये कहा जाता था कि उन्होंने 8-9 विजिट कर ली, शी जिनपिंग के वो दोस्त हैं, वो उस दोस्त समझे जाने वाले व्यक्ति को आज आक्रांता कह रहे हैं, आक्रमणकारी कह रहे हैं, उनके घर में जबरन घुसने की कोशिश करने वाला कह रहे हैं। यानी सब कुछ कह दिया, सिर्फ दुश्मन नहीं कहा। इतना स्कोप छोड़ा है कि अगर चीन बातचीत के टेबल पर आए, बातचीत के मुहाने पर आए, तो कम से कम बातचीत करने लायक दोनों मुल्क बचे। ऐसा ना हो कि संबंध बिल्कुल टूट जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अंत में चीज़ों का निष्कर्ष शांति और बातचीत से और टेबल पर बैठकर ही होगा, लड़ाई झगड़े से नहीं हो सकता है। एक चीज़ जो मैं खास तौर पर कहना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी के बारे में। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने प्रधानमंत्री का जैसे ही खबर आई, क्योंकि अचानक दौरा था, मीडिया को भी नहीं पता था, जब वो पहुंचे हैं, कांग्रेस पार्टी ने जो उसकी रणनीति है अभी तक, फिर हमला शुरू कर दिया कि क्या हमारे 20 जवानों का बदला लेगा भारत, क्या चीन ने जो हिंदुस्तान के अंदर आक्रमण कर लिया है, सेना जमीन हथिया लिया, क्या उसको वापस लेगा। इस बारे में प्रधानमंत्री कुछ बताएंगे। और फिर जब प्रधानमंत्री का भाषण खत्म हुआ तो कांग्रेस ने कहना शुरू किया कि चीन का नाम तो लेते ही नहीं है, चीन से तो डरते हैं, ना मन की बात में लिया, ना सैनिक की बात में लिया। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया। पर मेरा ये कहना है कांग्रेस के दोस्तों आप सबसे कि जब वो गलवान का जिक्र कर रहे हैं, जब वो सैनिकों के जाबाजी का जिक्र कर रहे हैं, जब वो 14 कोर का जो लोगो है फायर एंड फ्यूरी, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो किसके लिए बोल रहे हैं वो किसके लिए बोल रहे हैं? जाहिर तौर पर चीन के लिए बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक और ट्वीट किया कि भाई पार्लियामेंट का सत्र है, पार्लियामेंट के सत्र से क्यों भाग रहे हैं, वहाँ तो आपको जवाब देना पड़ेगा। अरे अमित शाह ने भी 2 दिन पहले राहुल गांधी को कहा कि पार्लियामेंट में आइए, 2 हाथ हो जाएंगे। तो पार्लियामेंट के सत्र का तो हम सब वेट कर रहे हैं। कोरोना काल अगर नहीं हुआ होता तो अब तक तो जुलाई के महीने में तो मानसून सत्र अमूमन शुरू हो जाता है, जुलाई 10 के आसपास, 15 के आसपास उसकी डेट आ जाती है। पर क्योंकि कोरोना
का वक्त है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, ज़रूर संसद का सत्र होगा और वहाँ पर ये बहस नरेंद्र मोदी बनाम कांग्रेस पार्टी की बहुत दिलचस्प होगी, सुनने वाली होगी। पूरा देश सुनना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी चीन का नाम क्यों नहीं लेते हैं। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं तमाम राजनीतिक पार्टियों के विरोधियों से कहना चाहूँगा, दोस्तों ये दुश्मन चीन है, ये कोई और नहीं है। इस वक्त राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आप ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे आप जाने अनजाने में सैनिकों का उत्साह हौसले पर चोट कर रहे हैं। वो सैनिक जो सब कुछ छोड़कर इस वक्त लद्दाख में लेह पे LAC पर खड़ा है, गलवान में खड़ा है, उसके मोराल के बारे में सोचिए कि जब आप ये कहते हैं कि हमारे भीतर चीन की सेना घुस आई है, हमारे भीतर बना के रख लिए हैं, वो सैनिक तो यही सोचेगा ना कि दिल्ली में बैठे लोग किस तरह की बातें करते हैं। और इस कठिन वक्त में जब चीन को हम सीधे सीधे अब ललकारने लगे हैं, तो एकजुट रहने की ज़रूरत है। और जितना हम एकजुट होकर रहेंगे उतना हम चीन को आसानी से मात दे पाएंगे, वरना जितना हम बिखरेंगे, जितना हम इमेच्योर होंगे, उतना हमारा दुश्मन जो है वो हमारे इस बिखराव का फ़ायदा उठाकर हमको कमज़ोर और पस्त करने की कोशिश करेगा। तो कोशिश यही करनी है कि कमज़ोर नहीं पड़ना है, एकता बना के रखें। जब 1971 की लड़ाई हुई थी, जब हमने दुनिया का नक्शा बदला और बांग्लादेश बनाया, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सेना लड़ी, तो उस वक्त क्या भूमिका निभाई थी बीजेपी ने या उस वक्त के अपोजिशन ने? जरा सोचिएगा, इतिहास में खंगालिएगा जाके और देखिएगा कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा नहीं कहा था। क्यों कहा था? सिर्फ इसीलिए कि पूरा देश एक साथ दिखना चाहता था पाकिस्तान के खिलाफ उस लड़ाई में। उसी तरीके से आज भी पूरे देश को एक दिखना चाहिए दुनिया के नक्शे पर, ताकि कल की तारीख में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूरोप के तमाम मुल्क आपके साथ, आपके पीछे खड़े हों। ये ना हो कि नरेंद्र मोदी को हराते हराते हम इस देश को हरा दें। धन्यवाद। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।